Good morning, everyone. I hope you are fit and fine. जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने जो पहले 7 पार्ट रीड किए हैं 10th क्लास के, वो हमारी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के। हमने 7 पार्ट्स को डिस्कस किया है। और सभी विद्यार्थियों क्या करें, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो अपनी एनसीईआरटी बुक को साथ में रखें और साथ को आप हाईलाइट भी रखें, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो क्लास में भी कई बार रह ना जाएं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं। आपको बताया भी जाएगा कि आप उनको हाईलाइट करें और साथ में आप एनसीईआरटी की बुक जरूर रखें साथ में। अगर इस वीडियो को और आप क्या करें, ये वीडियो का नाम आता है, ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मेलिटीज़ है। ये इसलिए बनाई जाती हैं सभी अध्यापकों के माध्यम से कि आप उनसे स्टडी का टच में रहें और आप उनसे अपडेट भी रहें, क्योंकि छुट्टियां ऐसी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी इन छुट्टियों का फ़ायदा उठाते हैं, पढ़ाई में लगाते हैं, लेकिन कुछ एक मौज मस्ती में। लेकिन सभी से यही है कि आप थोड़ा समय निकालें और इन सभी सब्जेक्ट का ध्यान देकर अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि एक समय यही ऐसा है कि जो हमारी कमी रह गई हम उसको पूरा करें। और जो हमारा मई और अप्रैल और मंथ और मई में जो सिलेबस हुआ है हम उसको एक बार फिर से रिपीट करें और आप अच्छे से इसकी नोटबुक भी तैयार करें। जैसे ये आपके क्लास टीचर्स ने भी बताया है, असाइनमेंट्स बनाने हैं, तो आप अच्छे से असाइनमेंट्स ही बनाएं जो आपकी बोर्ड की क्लासेज हैं, आपकी बोर्ड की क्लासेज में भी काम आएगा। आप एक ऐसे टॉपिक पर भी असाइनमेंट बनाएं कि जिस टॉपिक के बारे में आपको पता है। आपको क्लास में भी बताया था कि आप कोई भी टॉपिक चूज करें असाइनमेंट्स बनाने के लिए। असाइनमेंट्स क्या अच्छा होना चाहिए कि इफेक्टिव असाइनमेंट्स लगे, जैसे कि आपने क्लास में अपनी फेयर नोटबुक को डेकोरेट किया हुआ है या कोई मैप लगाया हुआ है, आप उसको अच्छे से करें। ठीक है, तो आज हम जो बुक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, उस बुक्स का नाम है सिविक्स की बुक करेंगे, जिसका नाम है, बुक्स का नाम क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, सभी को पता है, उस चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पावर शेयरिंग, पावर का अर्थ क्या होता है? पावर का अर्थ होता है कि जो सत्ता है उसका शेयरिंग करना, अर्थात साझेदारी करना, आपस में बांटना। तो जो ये लेसन बताता है कि इसका और ये बता देते हैं कि यह इस पाठ के माध्यम से आप दो देश की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। दो देश की स्टोरी बताई जाती है, एक है बेल्जियम की और एक है श्रीलंका की। इसमें क्या होता है, लैंग्वेज के आधार पर इनमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती हैं वहाँ पर पावर को शेयरिंग नहीं किया जाता है कंट्री में, और एक कंट्री में बाद में शेयर किया जाता है। जिस कंट्री में पावर को शेयर नहीं किया जाएगा वो अधिक डेवलपमेंट नहीं होगी, और जिसमें पावर को शेयर किया जाएगा वो कंट्री जल्दी डेवलपमेंट होगी। यह कहानी किस किस की, कौन कौन सी कंट्री की है बेटा, सभी को पता है, बेल्जियम और श्रीलंका की यह कहानी है। इसका जो इंट्रोडक्शन है एक बार पढ़ लेते हैं, अब बुक साथ में रखें। ओवरव्यू क्या है कि विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। कहते कि हम इस अध्याय में, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। लास्ट समझते हैं 9th क्लास में। वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन डेमोक्रेसी ऑल पावर्स डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हमने क्या कहा, लास्ट ईयर, पिछले साल हमने देखा कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं थी। उसने क्या, विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कि डज नॉट रेस्ट, कि जो सारी की सारी पावर थी वो सरकार की किसी भी एक ऑर्गन के पास नहीं थी। एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन ए डेमोक्रेसी। अर्थात लोकतंत्र व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित करना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर वी कैरी दिस आइडिया ऑफ द पावर शेयरिंग फॉरवर्ड, कि पहले 3 अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के सोच विचार पर बात करेंगे और
वी स्टार्ट विद द टू स्टोरीज। पहले हमने बताया था वी स्टार्ट, हम दो कंट्रियों की स्टोरी से शुरू करेंगे। कौन कौन सी है बेटा? बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम, श्रीलंका की कैपिटल कौन सी है पता है आपको? यस, श्रीलंका की कोलंबो। यस, वेरी गुड। और बेल्जियम की ब्रसलेस। यस, बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसी हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। उसने क्या कहा कि जो ये दोनों की दोनों इंसिडेंट हमें बताते हैं कि लोकतांत्रिक शासन सत्ता के बंटवारे की मांग में किस तरह से भी निपटती है। और दिस स्टोरी यील्ड सम जनरल कंक्लूजन अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी, और दिस अलाउ अस टू डिस्कस वेरी फॉर्म्स टू पावर शेयरिंग दैट विल टेकन अप द फ्लोइंग द टू चैप्टर। इसमें हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर भी बातचीत करेंगे जिनकी चर्चा हमने अगले 2 अध्याय में की थी। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला चैप्टर है ये सिविक्स का, पावर शेयरिंग। सभी को पता लग गया पावर शेयरिंग में क्या पढ़ेंगे? हम दो देशों की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है आपका, आप देख रहे हैं क्या नाम है? बेल्जियम एंड श्रीलंका। सभी विद्यार्थियों की बुक्स ओपन हो प्लीज। रिक्वेस्ट भी कर रहा हमले कि आप विदाउट एनसीईआरटी बुक ना पढ़े। आप बेल्जियम एंड श्रीलंका, जब आपके सिलेबस में क्वेश्चन आता है पेपर में, आपके माइंड में सीधी स्टोरी चली जानी चाहिए भी सर ने हमको क्या डिस्कस किया है। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम में क्या है? छोटा सा देश है। किसका? यूरोप का। आपको मैप के माध्यम से भी दिखाया था कि एक डायग्राम बनाया गया था बोर्ड के ऊपर। स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। किसका क्षेत्रफल हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इट हैज बॉर्डर विद फ्रांस, एंड इसको अंडरलाइन करें कि उसके बॉर्डर से कौन कौन से कंट्रियाँ लगती है। इट हैज बॉर्डर विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो सीमाएं हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। इट हैज ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटल ओवर ए 1 करोड़। इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ से अधिक है, परंतु अबाउट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, परंतु हरियाणा की पॉपुलेशन से भी लगभग आधी है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स। इस छोटे से देश में जो समाज की जातीय बनावट है बहुत ही जटिल है। क्यों है देखते हैं हम। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, जो इस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है लगभग 59% लाइज इन द फ्लेमिश रीजन। जो 59% जो लोग हैं वो लगभग कौन से रीजन में रहते हैं बेटा? फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच लैंग्वेज को बोलते हैं। अनदर 40% लोग कहाँ रहते हैं? वेलोनिया में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बेटा? 40% लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं और लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते हैं। बेल्जियन रीजन एंड स्पीक द फ्रेंच। रिमेनिंग 1%, देखो इसको आसानी से आप पेपर में क्वेश्चन लिख सकते हैं। जब आपको पता है कि टोटल 100% होता है, 59% लोग डच बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, तो रहेगा कितना बेटा? 1%। जो रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन। जो 1% लोग हैं वो क्या भाषा बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। इन द कैपिटल ऑफ सिटी ब्रसलेस, इसमें आ गया बेल्जियम की कैपिटल कौन सी? आपको बताया था ब्रसलेस। 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। राजधानी ब्रुसलेस के लगभग 80% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। और लगभग 20% लोग डच स्पीकिंग को बोलते हैं, अर्थात 20% लोग डच भाषा को बोलते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। फ्रेंच भाषा लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे, क्योंकि दिस वाज रिप्रेजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। क्यों रहे? क्योंकि कहते हैं कि क्योंकि उसने बताया कि जिन क्षेत्रों के अंदर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा थे वही लोग ताकतवर रहे, क्योंकि जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले जो डच
वासी लोग थे उनकी स्थिति से नाराजगी थी। क्यों थी? दिस led to tension between the Dutch speaking and French speaking community during the 1950-60s। क्योंकि इसके चलते 1950 से लेकर 60 के समय में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव की स्थिति पैदा होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि इन दोनों में कम्युनिटी में क्या होने लगा, कन्फ्लिक्ट जैसा संभावना पैदा हो जाती है। क्योंकि जो लोगों की मेजोरिटी ज़्यादा थी उनको सारी पावर मिल जाती है, और जो कम लैंग्वेज यूज करते थे उनको कम पावर मिलती है। इसलिए उसने क्या कहा, द टेंशन between the two communities was more acute in Brussels। उसने क्या कहा कि इन दोनों समुदायों के टकराव का सीधा रूप देखें तो ब्रुसेल्स में भी दिखा। ब्रसेल्स प्रेजेंटेड स्पेशल प्रॉब्लम, और यह समस्या भी थी, क्या थी कि डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड ए मेजोरिटी इन द कंट्री, कि जो डच बोलने वाले लोग हैं संख्या के हिसाब से वो बहुत अधिक थे, बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में वो बहुत कमज़ोर थे। कैपिटल का अर्थ यहाँ पर क्या है बेटा? पूंजीवाद, पैसा, ना कि आप कैपिटल राजधानी से लें। उसने क्या कहा कि बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल, कि देश के अंदर क्या था, धन और समृद्धि के मामले में वो कमज़ोर थे और अल्पमत भी थे। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। इस स्थिति की तुलना में एक देश से और करेंगे। वो कौन सा देश होगा? श्रीलंका। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। श्रीलंका एक क्या है? द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किससे? तमिलनाडु का जो साउथर्न पार्ट है उसके किनारे से दक्षिण तट पर स्थित है। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। लगभग इसकी आबादी 2 करोड़ है, यानी लगभग इक्वल किसके? हरियाणा के। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशंस। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग थे। द मेजर सोशल ग्रुप आर सहेली स्पीकिंग इन 74%। यस, सबसे प्रमुख सामाजिक जो समूह था वो लैंग्वेज सहेली का था। किसका था? सहेली लैंग्वेज का, जिनकी आबादी लगभग 74%। क्वेश्चन पूछा जाता है श्रीलंका में कितने प्रतिशत लोग सहेली लैंग्वेज का यूज करते थे? लगभग 74%। एंड तमिल स्पीकर कितने थे? 18%। 18% लोग किसका था? आबादी किसकी थी? जो तमिल को लैंग्वेज का यूज करते थे। अमंग तमिल देयर आर द 2 सब ग्रुप्स। तमिल में भी 2 ग्रुप थे, समूह थे। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन। श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंकाई मूल के तमिल। द रेस्ट ऑफ द फोर फादर द केम फ्रॉम इंडिया एज द प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग ए कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड द इंडियन तमिल्स। और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में बगानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे लोगों के भी संतान थे। अगर हम बात करें फ्रॉम मैप में, और एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप श्रीलंकन तमिल्स आर कंसर्न इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो क्या होगा? गौर करेंगे तो पाएंगे तमिल की मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। मोस्ट ऑफ द सहेली स्पीकिंग पीपल आर द बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज एंड मुस्लिम। अधिकतर सहेली भाषी लोग बुद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू भी हैं और कुछ क्या है? मुस्लिम भी हैं। उसने देखो, इसको भी अंडरलाइन करने वाली लाइन है बेटा, कि जो सहेली भाषा बोलते हैं वो सब के सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, बुद्ध हैं, और जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं उसमें कुछ हिंदू और कुछ समार मुस्लिम्स भी हैं। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आता तमिल एंड सहेली। श्रीलंका की आबादी में लगभग ईसाई लोगों का हिस्सा लगभग 7% है,
वो सहीली और तमिल जो कि दोनों की दोनों भाषाएं बोली जाती है। जस्ट इमेजिन, आओ जरा इस बात पर एक इमेजिन करें, सोचे, कल्पना करें कि इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी could take advantage of its numeric majority and force it will end on the French and the German speaking population। आओ जरा सोचें कि ऐसी स्थिति में क्या होगा जब बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषा और जर्मनी भाषा लोगों की अपनी इच्छाओं थोप सकते थे। उसने क्या कहा, वो बेल्जियम का बताते हैं क्या होगा जब वहाँ पर डच स्पीकिंग के लोग ज़्यादा मेजोरिटी में थे। वो क्या कर रहे थे, जो जर्मन बोलने वाले लोग थे और फ्रेंच बोलने वाले लोग थे उनके ऊपर क्या कर रहे थे, अपना प्रेशर जमा रहे थे, अपने रूल जमा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी मेजोरिटी अधिक थी डच बोलने वालों की। इसलिए कहता है दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटी फर्दर। इससे तो उनके बीच में क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट भी बढ़ सकते हैं। दिस कुड lead to a very messy partition of the country. Both the sides would claim a control over the Brussels। और इस देश में बढ़ जाता है, ब्रसलेस पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते थे। क्योंकि आगे कहता है इन श्रीलंका द सहीली कम्युनिटी enjoyed an even a bigger majority and could impose its will on the entire country। श्रीलंका में सहीली आबादी का बहुमत बहुत अधिक ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन वो दीज कंट्रीज। आओ हम देखेंगे कि असल में इन दोनों देशों में क्या हुआ। जैसे कि आपने देखा, आप एक मैप के माध्यम से देख रहे थे, जो ये मैप दिखाया गया है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर बेटा। ये मैप किसका है, सभी को पता होना चाहिए किसका है, किसका है, बेल्जियम का। किसका है, बेल्जियम का। बेल्जियम के अंदर उन्होंने क्या कहा है, बहुत सारे रीजन को दिखाया गया है। जो ऑरेंज कलर में पहला कॉलम दिखाया गया है, इसमें क्या है, ये क्या है, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसलेस। दूसरा क्या क्या कहा गया है रेड कलर में, जो वेलोनिया है उसको शो किया गया है। वेलोनिया में लोग कौन सी भाषा बोलते थे, यस एनी स्टूडेंट्स बता सकता है वेलोनिया का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र था, 40। वेरी गुड। और इसमें लैंग्वेज बोलने वाले कितने परसेंट लोग थे, 40%। फ्लेमिश सबसे इंपॉर्टेंट, फ्लेमिश में लोग डच स्पीकिंग बोलते थे और फ्लेमिश का लगभग 59% जो रीजन था वो फ्लेमिश क्षेत्र में था और ये डच लैंग्वेज का यूज करते थे। जो 1% लोग थे वो कौन सी लैंग्वेज का यूज करते थे, कौन सी का, यस एनी स्टूडेंट्स, एनी, यस यस, किसका, जर्मनी, यस वेरी गुड। अब उसके साथ में एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है, एक बार इसको और देख लेते हैं। कोई भी ग्लोजरी वर्ड है या एनसीईआरटी बुक में कुछ भी दिया गया है, अब उसको बिल्कुल भी ओमिट्स ना करें, बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि आपको एक एक बात सीखने को मिलेगी और कुछ ना कुछ हमें वो बताती है। जैसे कि इसने पॉइंट दिया एथनिक, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। एथनिक का अर्थ होता है, एथेनिक का अर्थ होता है नरी जातीय। क्या होता है, जातीय। क्या कहता है, ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर। ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी संस्कृति को अलग मानता है। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ ए कल्चर और बोथ। वो कहता है यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है। बिल्कुल, क्योंकि उनकी उत्पत्ति किससे हुई है, पूर्वजों से हुई है। इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन ऑफ नेशनलिटी। जरूरी नहीं कि एक समूह के सदस्य किसी एक धर्म को मानने वाले हो या उनकी राष्ट्रीय एकता एक हो। अब इस लेसन को हम एक्सप्लेन में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए गुड डे। आई होप आपको ये अच्छे से पता लग गया होगा कि इस लेसन में 2 कंट्रीज़ की स्टोरी है जो आपको बताया गया है, दिखाया गया है। कल इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम कल रीड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम होगा मेजोरिटिनिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे बेटा।